Hello everyone, this is ऋषि मेहरा फ्रॉम फाइनेंशियल प्लानिंग बाय ऋषि मेहरा। आज ये चैनल हमने की फर्स्ट वीडियो है। ये चैनल हमने इसलिए स्टार्ट किया है कि हम आप लोगों को फाइनेंशियली एजुकेटेड बना सके ताकि आप जो है अपने सारे गोल्स अचीव कर पाए आसानी से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली द बिग क्वेश्चन कि हमें जो है इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, अपने पैसे को क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। पहली चीज़ आप समझिए, अगर आप लोगों को 20,000 रुपये की सैलरी आती है, उसमें घर का खर्चा निकाल के, राशन पानी निकाल के, EMIs सब निकाल के, अगर जो भी आपके पास पैसा बचता है उसको जो है अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो पैसे से पैसा बनता है। चाहे वो हम FD में इन्वेस्ट करें, चाहे हम फंड्स में इन्वेस्ट करें, चाहे गोल्ड में इन्वेस्ट करें, उस कुछ एसेट हम लेते हैं जिसकी वैल्यू बढ़ती रहती है समय के साथ। पहली चीज़, हम अपनी रिटायरमेंट के लिए भी जो है सेव कर सकते हैं। हम अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए सेव कर सकते हैं, उनकी शादी के लिए सेव कर सकते हैं, हम ट्रैवलिंग के लिए सेव कर सकते हैं। अगर हम अपना ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं तो हम उसके लिए सेव कर सकते हैं। एक चीज़ जो हम मिस कर जाते हैं वो है कि इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, अब इसका अंदाज़ा लगाइए, अगर आप दूध जो है 1 साल पहले 50 रुपये में लेते थे तो अब जो है वो 52 रुपये का हो गया। तो जो है आपका जो दूध है वो महंगा हो गया। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। अगर आपने 5 साल पहले 100 रुपये में जो चीज़ आती थी अब जो है वो 200 रुपये में आती है। तो इस चीज़ को बीट करने के लिए भी हम जो है अपना पैसे को इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब अगली बात आती है कि हम जो है शुरुआत कैसे करें पैसे को इन्वेस्ट करने की। इसमें 2 क्वेश्चन है। पहली चीज़ तो हम कैसे इन्वेस्ट करते हैं और दूसरी चीज़ है हम कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो जब हम पहली चीज़ की बात करें कि हम पैसे को कैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हम 2 तरीके से देखा जाता है। एक तो हम अपनी फर्स्ट फैमिली से जो है एडवाइस लेते हैं, तो वो हमें जो है हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो हमें गाइड करते हैं कि हम उस पैसे को कहाँ पे लगाएं। यूजुअली जो हमारी एल्डर जनरेशन है वो हमें बोलती है कि पैसा सेफ़ होना चाहिए, तो हमें जो है FD रिकमेंड करती है। वो FD का हम अगर आज की डेट में ब्याज देखें तो वो जो है मात्र 5% रह गया। उसके कंपैरेटिव अगर हम देखते हैं इन्फ्लेशन जो कि लास्ट हम 4-5 साल से अगर हम देखें तो वो 6% या 7% के अराउंड है। तो उस हिसाब से हमें 5% का इंटरेस्ट आता है और तो हमारी 7% की इन्फ्लेशन है, मतलब हमें 2% का घाटा होता है हर साल। दूसरी चीज़ है कि हम कहाँ पे करें। दूसरी चीज़ हम फ्रेंड्स से एडवाइस लेते हैं कि हम कहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करें। तो वो लोग जो है कुछ एसेट्स खरीदते हैं जिससे वो बोलते हैं कि हमारा 2-4-5 महीने 6 महीने में जो है 20% की रिटर्न आई। तो वो देख के तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, पर उसमें से कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी पूरी की पूरी कैपिटल जो है गंवा बैठे हैं। तो ये चीज़ को हमें पूरी अच्छी तरीके से स्टडी करना चाहिए कि कौन सा एसेट जो है हमारे काम का है, उसमें कितना परसेंट रिस्क है और उस रिस्क जो है हमारी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। अब बात है कि कौन से तरीके से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहली चीज़ है, हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में सबसे मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है बैंक FD। जनरली बैंक FD क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बिल्कुल जो है एक स्टिपुलेटेड है कि मतलब आपको पता है आपको 1 साल बाद जो है अगर 5% का इंटरेस्ट मिलना तो आपको मिल ही जाएगा 5%। उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होता कि आज जो है मार्केट अप है या मार्केट डाउन है या जो है कुछ हो गया। इसमें जो है गवर्नमेंट की भी गारंटी होती है कि इतने लाख तक जो है हमारा FD सेफ़ है। दूसरी चीज़ जो है गोल्ड होती है। अब गोल्ड की क्या चीज़ है कि गोल्ड लेना तो जो है आसान है, पर उसको जो है फिज़िकल गोल्ड को स्टोर करना बहुत मुश्किल है। जितने गोल्ड को जो है आप कहाँ पर स्टोर करेंगे, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तीसरी चीज़ है रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट जो है बहुत अच्छी चीज़ है, उसकी रिटर्न्स भी बहुत अच्छी है, पर उसमें एक प्रॉब्लम है कि आप छोटे अमाउंट से जो है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। जैसे बैंक FD में तो आप जो है 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 50,000 की FD करा के जो है बैठ जाएंगे। पर रियल एस्टेट में आपको छोटे से छोटी जगह लेने के लिए भी 10, 15, 20, 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। दूसरी चीज़ रियल एस्टेट में एक नुकसान है कि वो जो है इलिक्विड है, लेने जाओ तो मिलती ही नहीं, बेचने जाओ तो बिकती नहीं है।
फिर एक चीज़ आ जाती है NPS, PPF, किसान विकास पत्र या NSE। अब इन सारे इंस्ट्रूमेंट में एक प्रॉब्लम है कि ये सारे जो है एक टाइम बाउंड है। कोई 15 साल की बाउंडेशन है, कोई 20 साल की बाउंडेशन है। इससे पहले जो आप अपना पैसा नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट FD से ज़रूर ज़्यादा है, पर इसमें जो है ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा चाहिए आपको। तीसरी चीज़ है स्टॉक्स। अब स्टॉक्स जो है हमारे देश में जो है बहुत निगलेक्टेड चीज़ है। जैसे हमारे देश में FD जो है बहुत कॉमन सी चीज़ है, स्टॉक्स हमारे देश में बिल्कुल कॉमन सी चीज़ नहीं। यह हम लोगों से सुनते हैं कि ये जुए की तरह है, पर नहीं, ये एक फाइनेंशियल नॉलेज की तरह है। अगर हम इसको सही प्राप्त करेंगे तो हमें बहुत जो है इसका बेनिफिट मिलता है। अब हमने पहले बात की थी इन्फ्लेशन की। अब यही इन्फ्लेशन का एक एग्जांपल है आपके सामने। 1970 में अगर जो है एक कप ऑफ कॉफ़ी जो है $0.25 की थी, तो इन्फ्लेशन के वजह से अब 2019 में वो $1.59 की है। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। एक चीज़ जो 25 पैसे की थी वो ₹1.60 की हो चुकी है पिछले कितने सालों में, 30 और 20 50 सालों में। अगर हम इससे इससे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब इससे ज़्यादा हमें रिटर्न नहीं मिलेगी, तो हमारी रिटर्न नेगेटिव में है। 100 रुपये बचा के अगर हम FD में 5% रिटर्न ले रहे हैं और इन्फ्लेशन हमारी 7% है, तो 2% हमारी जेब से पैसा जाता है। तो ये था इन्फ्लेशन का चक्कर। अब एक महान साइंटिस्ट हुए थे हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब। अब वो कहते थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट एंड ही हु डजंट पेज इट। वो ये कहते थे कि अगर जो है आप इसको समझ पाएंगे तो आप अपनी वेल्थ जो है कहीं गुना बढ़ा सकते हैं। अगर इसको नहीं समझ पाएंगे तो इसका आपको भुगतना पड़ेगा और आपकी जो वेल्थ है वो जो है कहीं गुना कम होती जाती है समय के साथ बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। अब जैसे हमने बात की कि स्टॉक मार्केट जो है हमारे देश में बहुत जो है कॉमन सी चीज़ नहीं है। अब जैसे USA और इंडिया का कंपैरिजन है, USA में एक डेवलप्ड देश है, उसमें जो है 48% लोग जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और इंडिया में सिर्फ 1.5% लोग इन्वेस्ट करते हैं। आप एक चीज़ सोचिए, जिस दिन ये 1.5% से गिनती हमारी 48% जाएगी, अब ये अपना हो गया कोई 30 गुना से भी ज़्यादा, ये गिनती 30 गुना से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तब जो है आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी बढ़ेगी। अब दो चीज़ें होती है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की। एक तो होता है स्टॉक्स, दूसरा है हमारा म्यूचुअल फंड्स। पहले हम बात करेंगे स्टॉक्स की। स्टॉक्स जो है एक्टिव स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है और म्यूचुअल फंड जो है पैसिव स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है। इसको मैं थोड़ी देर में जो है आपको समझाऊंगा। स्टॉक्स में जो होता है, आप एक कंपनी के स्टॉक खरीदते हैं, मतलब एक पार्ट ओनरशिप लेते हैं। जैसे जैसे उस कंपनी की अर्निंग्स बढ़ती जाएगी उस तरीके से उसका शेयर प्राइस बढ़ता जाएगा और वो अपनी अर्निंग्स का कुछ पार्ट जो है एज अ डिविडेंड भी आपको देती है। इसमें एक प्रॉब्लम है, लोगों को चीज़ समझ नहीं लगती कि कौन सा स्टॉक जो है लेना चाहिए और कब लेना चाहिए। वो समझना थोड़ा मुश्किल है कि ये स्टॉक कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा। उस हिसाब से हम कहते हैं बाय लो सेल हाई। तो इस चीज़ को जो टाइम करना है ना, वो बहुत मुश्किल है और एक पर्टिकुलर स्टॉक को रिसर्च करना और उसको स्टडी करना जो है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम है। अब बात यह है कि हमें ये तो पता लग गया कि हमें पैसा कहाँ पे लगाना है और कैसे लगाना है, पर हमें समझ नहीं लगा कि जो है हमें स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है, पर कैसे लगाना है, कब लगाना है, किस तरीके से लगाना है। अब दूसरी इसी चीज़ का जो एक सॉल्यूशन है वो है म्यूचुअल फंड्स। इसे हमने पहले कहा पैसिव स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। अब जैसे स्टॉक्स में तो हमें बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, म्यूचुअल फंड्स में हमें ये चीज़ नहीं करनी पड़ती। म्यूचुअल फंड्स में हमें सिर्फ जो है कुछ पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स जो बहुत अच्छे हैं उसको जो है सिलेक्ट करके उसमें रेगुलर SIP करनी पड़ती है। ये SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें हम मंथली या क्वार्टरली जो है आपका पैसा जाता है उसमें और आप वो जो है म्यूचुअल फंड यूनिट्स आपको अलॉट हो जाते हैं। अब बेसिकली म्यूचुअल फंड्स होता क्या है, म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना पैसा पूल करते हैं और वो पैसा फंड मैनेजर को देते हैं। फंड मैनेजर आप मान लीजिए जैसे एक टेलर है,
वो आपसे पैसे चार्ज करता है आपके कपड़े को जो है वो आपकी शर्ट बनाने के लिए, वो उसकी फ़ीस है। उसी तरीके से जो है फंड मैनेजर है वो आपका पैसा लेके जो है आपको रिटर्न प्रोवाइड करने की कुछ पर्टिकुलर फ़ीस चार्ज करता है। अब वो फ़ीस कितनी होती है, क्या चार्जेज होते हैं, ये तो बहुत लंबा टॉपिक है, पर आने वाले समय में हम आने वाली वीडियोस में इसको भी डिस्कस करेंगे। तो फंड मैनेजर जो होता है वो उस पैसे से जो है सिक्योरिटीज़ लेता है, मतलब स्टॉक्स लेता है। अब फंड मैनेजर जो है बहुत हाईली एजुकेटेड होता है इस फील्ड में और उसको बहुत सालों का एक्सपीरियंस होता है, तो वो हमसे बहुत बेटर जो है डिसीजंस ले सकते हैं कि कौन सा स्टॉक लेना चाहिए या कौन सा स्टॉक नहीं लेना चाहिए। वो स्टॉक्स के बेसिस पे जो है रिटर्न्स बना के अपने इन्वेस्टर्स को जो है वो रिटर्न देता है। और अगर आपने सपोज कीजिए 10 रुपये का NAV लिया है किसी भी एक म्यूचुअल फंड का, वो साल बाद जो है अगर 10% की रिटर्न हो गई तो वो जो है आपका NAV जो है 11 रुपये का हो जाएगा। तो उससे कहते हैं म्यूचुअल फंड्स। अब छोटी सी चीज़ है कि हमने देखा है कि ये तो बहुत अच्छा लग गया हमें समझने के लिए कि मतलब ठीक है ये ऐसे होता है, पर बात ये है कि अब कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है। अब कंपाउंडिंग के लिए जो है ये एग्जांपल है, मैंने आपके सामने खोला है SIP कैलकुलेटर। अब हम अगर देखें, एक लड़का जो है 25 साल का है, उसने अभी अभी जॉब शुरू की है, वो अपनी सैलरी का मात्र 10,000 रुपये जो है बचाता है और मंथली जो है SIP करता है। हमने एक बहुत नॉमिनल जो हमारा इंडेक्स फंड की रिटर्न है, एवरेज रिटर्न 12% ले ली। अगर हम इंडेक्स फंड की रिटर्न भी पकड़े 12% का और 35 साल के लिए जो है मतलब वो 60 साल की रिटायरमेंट एज तक जो है अगर वो लगाता है पैसा 12% के हिसाब से 10,000 रुपये महीना लगाया उसने 35 सालों के लिए, तो हम स्क्रीन पे देख सकते हैं उसने 35 सालों में 62 लाख रुपया लगाया। ओह, उसने 35 सालों के लिए 42 लाख रुपया 42 लाख रुपीज़ लगाए। पर एट द एंड ऑफ 60 ईयर्स मतलब 35 साल बाद उसको 42 लाख रुपीज़ का 6.63 करोड़ रुपीज़ मिलेगी। आप बिलीव नहीं कर पाएगी कि 10,000 रुपये लगाने से मेरे को 6.63 करोड़ रुपीज़ मिलते। तो ये था कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट कि हम जो है 10,000 रुपये महीने की छोटी सी अमाउंट से भी 12% का जो है इंटरेस्ट के साथ 42 लाख रुपीज़ को 6.63 करोड़ रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।